आज हम जो फर्स्ट टॉपिक है जो नेट का अभी तक हमने अपनी क्लासेस में कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस का ये वीडियो है जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो पहला प्रश्न है कि कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कम्युनिकेशन वर्ड कम्युनिस्ट वर्ड से आया है, ठीक है, और कम्युनिस्ट एक लैटिन टर्म है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिस्ट से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से हुई इसकी उत्पत्ति? कम्युनिस्ट से। और कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर ए है, फर्स्ट का ए, सेकंड का भी ए है। जो थर्ड क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट का साधारण बोलचाल की भाषा में क्या अर्थ है? तो साधारण बोलचाल की भाषा में अर्थ है उभयनिष्ठता, ठीक है, दो व्यक्तियों या वस्तु के मध्य समानता के आधार पर आदान प्रदान। मतलब कम्युनिकेशन जब होता है उसमें ये 2 वे प्रोसेस है, उभयनिष्ठता आपको याद रखना होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 व्यक्तियों के मध्य क्या होता है? अनुभवों का आदान प्रदान होता है। तो संप्रेषण, ओके, तो संप्रेषण में हमेशा अनुभवों का आदान प्रदान होता है। तो ये याद रखना कि संप्रेषण 2 व्यक्तियों के मध्य होने वाला अनुभवों का आदान प्रदान है। तो संप्रेषण में दोनों व्यक्ति आपस में कोई ना कोई दोनों का ही योगदान रहता है। अगला प्रश्न है संप्रेषण किसके बीच में संपन्न होता है? तो 2 प्राणियों के मध्य में, कभी 2 पशुओं के मध्य में, मनुष्य और पशु पक्षियों के मध्य में नहीं हो सकता, 2 प्राणी यानी 2 मनुष्यों के बीच में ही संप्रेषण कंप्लीट होता है। अगला है संप्रेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कैसे संपन्न होती है? तो प्रेषक और ग्राहक के मध्य जो प्रक्रिया है कि मैंने कुछ कहा, आपने सुना, फिर आपने कुछ कहा, मैंने सुना, यानी प्रेषक और ग्राहक इन दोनों के बीच में संपूर्ण होती है। तो जो प्रेषक का मतलब है भेजने वाला, कहने वाला, और ग्राहक जो उसे ग्रहण कर रहा है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, संप्रेषण की आवश्यकता के फलस्वरूप विश्व में अनेक प्रकार की प्रचलित हैं भाषाएं। तो यहाँ आपको याद रखना होगा संप्रेषण में क्या होता है कि बातचीत होती है, तो बातचीत के लिए क्या होता है? भाषा की ज़रूरत होती है, तो भाषाएं प्रचलित हैं। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए भाषाएं प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार के फलस्वरूप विश्व में संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। ओके, तो इनमें से क्रांतिकारी टेलीग्राफ यंत्र के वजह से, जो टेलीग्राफ यंत्र है उसकी वजह से, तो यहाँ पे अगर जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है टेलीग्राफ की वजह से हुआ है, तो 8वें का आंसर डी है। 9वां क्वेश्चन है इसमें 9th की संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? शैनन को जाता है। ओके, संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का श्रेय शैनन यानी जो ऑप्शन ए है उसे जाता है। अगला प्रश्न है संप्रेषण की प्रमुख अवधारणाएं हैं। तो विश्व की समस्त समस्याएं संप्रेषण से संबंधित नहीं होती हैं, प्रेषक और ग्राहक से संबंधित, 2 मनुष्यों के वार्तालाप से संबंधित नहीं हैं। तो संप्रेषण की प्रमुख अवधारणा क्या है? कि बाकी सब ठीक है, लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार इसमें आपको नेट के एग्जाम में याद रखना होता है कि आपको सभी उत्तर सही लगते हैं, लेकिन आपको उसमें से सर्वश्रेष्ठ चुनना होता है। तो संप्रेषण की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, विश्व की समस्त समस्याएं संप्रेषण से संबंधित नहीं हैं। 11वां क्वेश्चन है इसमें, संप्रेषण के प्रसिद्ध प्रतिमान है अभियांत्रिक प्रतिमान। ओके, अभियांत्रिक, ना मनोवैज्ञानिक, ना अभियांत्रिकी मनोवैज्ञानिक, ना सामाजिक, अभियांत्रिक, यानी जो जहाँ पे हम टेक्निकलिटी आ जाती है वो प्रसिद्ध प्रतिमान इसका माना जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 कि अशाब्दिक संप्रेषण को विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा अशाब्दिक कि जहाँ पे समय बोध है, भावभंगिमा है, दृश्य संवाद है। तो अशाब्दिक संप्रेषण को किस में विभाजित किया? सन्निकटता संप्रेषण में विभाजित किया जा सकता है। अशाब्दिक के साथ सन्निकटता वर्ड जरूर आएगा, ये याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 13, यदि आप एक व्यक्ति से कमरे का द्वार बंद करने के लिए कहते हैं जिसके संबंधित व्यक्ति द्वार बंद कर लेता है, तो इसका तात्पर्य है क्या होगा? इसका तात्पर्य कि आपका संदेश प्रभावी रहा है, ठीक है। तो इसमें ना तो बाध्य है, ना उसने भली प्रकार समझा है, न ही उसके द्वारा संदेश प्राप्त किया गया, लेकिन आपका इसमें जो इसका जो तात्पर्य जो निकलेगा, मतलब ये तीनों ही उत्तर देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन आपको सही लगेंगे कि उसने आपका समझा है तभी तो उसने बंद किया है, वो अपना कहना मानने के लिए बाध्य तभी तो उसने बंद किया है, आपका संदेश प्रभावी रहा है तभी तो उसने द्वार बंद किया है, और प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा वो इसमें माना
तो इस प्रकार से आपका संदेश प्रभावी रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यदि एक व्यक्ति आपके आदेश को सुनने के बाद भी उसका ठीक से अनुपालन नहीं कर रहा है, देखिए कर रहा है तो आपका संदेश प्रभावी है, और नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि संदेश उचित प्रकार से संवहित नहीं हो पाया है। आपको यहाँ पे अप्रभावी नहीं लिखना है। जैसे कि अगर सुन लिया है और काम हो चुका है तो वहाँ पे प्रभावी है, लेकिन यहाँ पे संदेश आपका क्या है? उचित प्रकार से संवहित नहीं हो पाया है। क्योंकि नहीं करने का कारण है कि शायद उसने सुना ना हो, कोई बात रह गई हो, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम की स्थिति हेतु आवश्यक है। तो प्रभावी अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? उचित पृष्ठ पोषण। ठीक है, ना तो पुनरावृत्ति, ना तत्परता, ना निरंतर अभ्यास, उचित पृष्ठ पोषण इसकी आवश्यकता है। ओके, अब प्रश्न नंबर 16 है कि मनोवैज्ञानिक संप्रेषण प्रतिमान की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषताएं हैं कि एक बंद पाश प्रणाली है मनोवैज्ञानिक संप्रेषण। ठीक है, ना तो ये द्विवाहक मार्गीय है, ना यह प्रतिमान मानव व्यवहार को प्राथमिकता प्रदान करता है, ना इसमें दो घटक हैं। इसमें आपको याद रखना है जो मनोवैज्ञानिक संप्रेषण है, मन से मन का जो संप्रेषण है वह क्या है? एक बंद पाश प्रणाली है। फिर है इसमें प्रशासन में आज जो आधुनिक तकनीक का प्रयोग सर्वसुलभ हो गया है, इसकी मूलभूत सिद्धांत आधारित है। तो इसमें अभियांत्रिकी मनोवैज्ञानिक प्रतिमान पर। आज का जो आधुनिक तकनीक की बात जब करते हैं तो इसका प्रयोग सर्वसुलभ हो गया है। ठीक है ना, आज की टेक्नोलॉजी, हमारे हाथ में मोबाइल है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ईजीली अवेलेबल टू एवरीवन। तो यहाँ आपको याद रखना होगा इसका मूलभूत सिद्धांत किस पर आधारित है? अभियांत्रिकी मनोवैज्ञानिक। ओके, ना तो केवल अभियांत्रिकी पर, ना केवल मनोवैज्ञानिक पर, ना साधारण प्रतिमान पर। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है अभियांत्रिकी मनोवैज्ञानिक प्रतिमान पर। अब है संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख अवरोधी तत्व हैं। ओके, व्यक्तिगत संवेदी अंगों की विकृति, संप्रेषण यंत्र में त्रुटि, माध्यम संबंधित दोष या त्रुटि भाषा एवं संकेत। तो संप्रेषण में कहाँ पर बाधा उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, व्यक्तिगत संवेदी अंगों की विकृति। ओके, तो यहाँ पे जो प्रमुख, मतलब कि समस्याएं सारी हैं। माध्यम में दोष हो सकता है, भाषा संकेत त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, संप्रेषण यंत्र में त्रुटि हो सकती है, लेकिन प्रमुख यहाँ पे आपको बेस्ट आंसर चुनना है तो वो होगा व्यक्तिगत संवेदी अंगों की विकृति। ओके, तो ए में आपको सभी उत्तरों में से जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर है वो आपको ए लिखना होगा। फिर है मनुष्य स्वयं संप्रेषण को प्रभावित करता है, जबकि उसकी अब 19 में संवेदी अंगों में विकृति हो, भाषा में विकृति हो, मानसिक स्थिति विकृत हो, शारीरिक विकृत। अब संप्रेषण में क्या होता है? संप्रेषण किससे होता है? भाषा के माध्यम से। अगर भाषा ही विकृत होगी तो हम इसे प्रभावी नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाधिक प्रभावी कौन करेगी? भाषा। ठीक है, भाषा की विकृति सर्वाधिक प्रभावित करेगी। अब है एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? अब प्रभावी श्रवण कब समाप्त हो जाएगा? बाधक व्यक्तित्व के कारण। तो सबसे जो इसमें प्रमुख बाधक तत्व होगा वो होगा आपकी व्यक्तित्व की बाधकता। फिर है निम्नलिखित अध्ययन संप्रेषण के प्रभावी कारक होते हैं। तो सुंदर छपाई, ना तो पुस्तक की गुणवत्ता, ना शब्द ज्ञान, ना अध्ययनकर्ता की रुचि। सुंदर छपाई संप्रेषण का प्रभावी, कि मतलब आपने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, उसका जब प्रेजेंटेशन है वो बहुत सुंदर है, तो वो उसका एक प्रभावी तत्व होगा। उसके बाद है संप्रेषण हो सकता है साक्षात्कार एवं साक्षात्कार दाता द्वारा, कर्ता एवं दाता, गूंगे बहरे एवं सामान्य व्यक्ति के मध्य, समस्त प्राणियों के मध्य, या पुस्तक एवं पाठक के मध्य। तो यहाँ पे पुस्तक एवं पाठक के मध्य संप्रेषण हो सकता है, पुस्तक और पाठक के मध्य संभावित है। गूंगे बहरे सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, ना साक्षात्कर्ता, ना दाता द्वारा, ना प्राणियों के मध्य में। यहाँ पर है पुस्तक एवं पाठक के मध्य संप्रेषण हो सकता है, एक प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। अब है प्राय अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। तो अशाब्दिक संप्रेषण कहाँ पे प्रयोग में लिया जाएगा? ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने में। ठीक है ना, अशाब्दिक संप्रेषण होता है शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने में। ओके, फिर है यदि दो व्यक्ति आप साथ साथ हाथ में हाथ डाले हिल रहे हैं, तो इस प्रकार जो अशाब्दिक संप्रेषण होगा वो कैसा होगा? कि दोनों व्यक्तियों में निकटस्था तथा प्रेम है।
तो ये निकटता बताता है, प्रेम बताता है, ना तो ये संबंध या मित्रता बताता है, ना पारस्परिक संबंध बताता है, ना निर्बलता और सहारा देने की घटना बताता है। ये क्या बताता है कि ये अशाब्दिक संप्रेषण है और ये निकटस्थता एवं प्रेम को दर्शाता है। फिर इस संप्रेषण में सन्निकटता के निर्धारक तत्व कौन से होंगे? तो सामाजिक नियम। ओके, जो सबसे, देखिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी उत्तर सही हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर है वो है सामाजिक नियम। फिर है क्वेश्चन नंबर 26वां, यदि आप दैनिक कार्यों को ठीक समय पर पूरा करते हैं तो आपकी जीवन शैली मूक संप्रेषण देती है कि आप क्या हैं। आप हैं समय के पाबंद, समय के बोध के प्रति सतर्क, समयगत कार्य करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। आप हैं समय के बोध के प्रति सतर्क। तो यहाँ पे आपका जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा समय के बोध के प्रति सतर्क होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 27वां, भारतीय गायन शैली की जितनी भी राग रागनियाँ हैं उनका संबंध प्रदर्शित किया जाता है, किनसे प्रदर्शित किया जाता है? समय बोध से। ठीक है, गायन शैली की राग रागनियों को समय बोध से संबंध प्रदर्शित किया जाता है। अब है कि समय बोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व कौन से हैं? कार्य संलग्नता, कार्य कितनी संलग्नता से किया जाता है, ना कि समय व्यवधि, ना समय चेतना। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा 28वें का ए, कार्य संलग्नता। अब है 29वां, क्लासिकल इंडियन डांसेस में किसका सहारा लिया जाता है? तो क्लासिकल इंडियन डांसेस में सहारा लिया जाता है भाव भंगिमाओं का। ठीक है ना मूक अभिनय है, ना अशाब्दिक संप्रेषण है, यहाँ पे भाव भंगिमाएं सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29वें का आंसर ए। 30 है, भाव भंगिमाओं द्वारा मूक संप्रेषण के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो 30वें में आप याद रखिएगा लिंग भेद, ना संस्कृति, ना जाति, ना सन्निकटता। यहाँ पर होगा लिंग भेद, इसका सही उत्तर है। यद्यपि यह सर्वविदित है कि चश्मों का प्रयोग नेत्र रक्षा तथा दृष्टि दोष की न्यूनता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, फिर भी चश्मे वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में लोगों को निम्नलिखित गुणों का आभास होता है। तो 31वें में है कि जो चश्मा लगाते हैं वो क्या लगते हैं? थोड़े से इंटेलिजेंट लगते हैं। तो आपको यहाँ रखना कि बौद्धिक योग्यताओं से परिपूर्ण है कि व्यक्ति जो चश्मा लगा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मेन कारण क्या होता है? मेन रीज़न तो होता है कि आप नेत्र रक्षा के लिए, दृष्टि दोष जो है आपने उसे कम करने के लिए आप उसे प्रयोग में ले रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले व्यक्ति को कैसा लगता है कि दैट पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी बौद्धिक योग्यताओं से परिपूर्ण उसे माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, मूक संप्रेषण में स्पर्श का भी अत्यधिक महत्व है। यही कारण है कि माता अपने बेटे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती है, शिक्षक छात्रों को शाबाशी देता है, नर्स रोगी को ढाढ़स बधाती है। इन परिस्थितियों में जो संप्रेषण होता है वो कैसा होता है? प्रसन्नता का। ठीक है ना, आप इसमें क्या प्रेषित कर रहे हैं? आप प्रसन्नता प्रेषित करते हैं। आप निकटता नहीं बताते, आप प्रेम या अंतरंगता नहीं बताते, आप कोई आश्वासन नहीं देते, केवल प्रसन्नता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित हो जाती है। तो 32 का आंसर होगा ए। 33, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है। ओके, किसमें? मूक संप्रेषण के अंतर्गत, जहाँ पर हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है ना, दृश्य श्रव्य है, तो ये मूक संप्रेषण होता है कि आप चुपचाप रहकर कुछ चीज़ ग्रहित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री जो हमने देखा था कि अध्ययन जो शिक्षण सहायक सामग्रियों में दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होगा, इसमें आएगा वो मूक संप्रेषण के अंतर्गत आती है। अब है त्रिआयामी वस्तुओं को संप्रेषण का प्रभावी माध्यम माना जाता है। जो हमने 3D इफेक्ट वाली बात कही थी, तो उसका रीज़न क्या है कि ये वस्तु विशेष का वास्तविक प्रतिरूप प्रकट करते हैं। इसका रीज़न क्या है? ना तो ये सजीव है, ना मनोरंजक है, ना वास्तविकता की प्रमाणिक अनुकृति करते हैं, नहीं होती है, ये बातें नहीं। इसका सही उत्तर है सी, ये वस्तु विशेष का वास्तविक, मतलब जो वास्तविकता है वही चीज़ आपको 3D में नजर आती है, इसलिए ये अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रमुख प्रकार होते हैं व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेषण। ठीक है, अंतःवैयक्तिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेषण सबसे प्रमुख होता है। तो ये 35 का आंसर नंबर बी होगा। उसके बाद है व्यक्ति तथा एक छोटे समूह में संप्रेषण की संभावना तभी होती है जबकि उन दोनों में निम्नलिखित गुणों में से एक रूपता हो। किसमें एक रूपता होना जरूरी है? उद्देश्यों में। ठीक है, अगर एक ग्रुप का व्यक्ति में और एक छोटा जो समूह है उन सभी का एक ही उद्देश्य होगा, तब उनके गुणों में भी एक रूपता मानी जाएगी, क्योंकि वो एक ही उद्देश्य को अचीव करने में लगे हुए हैं, प्राप्त करने में लगे हुए हैं। अब है लघु समूहों में संप्रेषण निम्नलिखित प्रकार से संभव है। लघु समूह में श्रृंखलाबद्ध रूप में, यहाँ छोटे छोटे ग्रुप होते हैं तो वहाँ ना गोलाकार में, ना चक्राकार में, ना शाखा रूप में, यहाँ पे श्रृंखला के रूप में उनमें संप्रेषण संभव है।
अब है वृत्ताकार संप्रेषण को कहा जाता है बंद पाश प्रणाली। तो वृत्ताकार संप्रेषण को क्या कहा जाता है? बंद पाश प्रणाली। फिर है चक्राकार संप्रेषण की पहचान होती है कि मुख्य वक्ता केंद्र में रहता है। जहाँ चक्र में क्या होगा कि जो मुख्य वक्ता है वो केंद्र में है और जो अन्य जो श्रोता हैं जिन्हें संप्रेषण किया जा रहा है वो उसके चारों तरफ है। तो चक्र के रूप में ये होगा। तो उसे क्या, इसमें क्या होगा, चक्राकार जो संप्रेषण होगा उसमें मुख्य वक्ता सदैव केंद्र में रहता है। अब है प्रश्न नंबर 40, जनसंचार माध्यमों को वर्गीकृत किया जाता है वृहद समूह संप्रेषण के अंतर्गत। तो जनसंचार माध्यम कहाँ होंगे? जो बहुत ज़्यादा समूह है उसमें क्या करते हैं, हम जनसंचार माध्यम का प्रयोग करते हैं कि जब हमको एक बहुत बड़े ग्रुप को कोई संदेश देना है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि एग्ज़ाम जो टीवी में एग्ज़ाम, वो आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, छोटे छोटे से वीडियो क्लिप्स देखे होंगे। फॉर एग्जांपल जागो ग्राहक जागो, क्या है कि हम देश की समस्त जनता को हम इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं, ठीक है, उपभोक्ता संबंधी मामलों में जागरूक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जनसंचार का माध्यम टेलीविज़न अपनाया। इसी तरह के विज्ञापन आपको रेडियो पर सुनाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये संचार के माध्यम ऐसे हैं जो अधिक से अधिक जनता तक पहुँचते हैं। तो इसलिए जो जनसंचार के माध्यम है ये वृहद समूह को संप्रेषण के अंतर्गत उपयोग में लिए जाते हैं। अब है, यदि जिले के पुलिस मुख्यालय से विभिन्न थानों तक आपको संदेश प्रेषित करने का कार्य सौंपा जाता है, मुख्यालय से थानों तक, तो आप किस संप्रेषण प्रणाली को अधिक महत्व देंगे? आप देंगे चक्राकार प्रणाली को, ठीक है ना, चक्राकार प्रणाली को। उसका रीज़न क्या है कि मुख्यालय केंद्र में है और वहाँ से आपको समस्त जो आसपास के थाने हैं उनमें आपको संप्रेषण करना है। अब है वाय, जो अंग्रेजी का शब्द है, इस प्रकार का संप्रेषण प्राय प्रयुक्त किया जाता है। तो वाय आकार का जो संप्रेषण कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है पुलिस विभाग में उच्चतम स्रोत से निम्न तक स्रोत तक सूचनाएं भेजने में। मतलब हायर अथॉरिटी से, हायर सोर्स से लोअर सोर्स तक जब आप सूचनाएं भेजेंगे तब वाय आकार का संप्रेषण प्रयोग में काम में लिया जाता है। अब है वृहद समूह संप्रेषण की क्या विशेषता है कि समस्त संदेशों का प्रवाह एक दिशा में होता है। समस्त संदेशों का प्रवाह एक दिशा में, वृहद में होकर एक ही दिशा में होता है। मतलब रेडियो से आप सुनते हैं और समस्त रेडियो से या टेलीविज़न पर जो आपको सूचना दी जाती है तो आप सुनते हैं और ज़्यादातर लोगों तक वो जानकारी पहुंच जाती है। लेकिन लोगों के द्वारा अगर कोई जानकारी देनी है तो वो उन तक वापस नहीं पहुँच पाती। तो इसमें क्या होता है कि एक ही दिशा में संप्रेषण हो रहा है। अब है शाब्दिक संप्रेषण का संबंध किससे होता है? तो शाब्दिक संप्रेषण का संबंध होता है संवाद और वार्ता से, ठीक है ना। शाब्दिक संप्रेषण का होता है जहाँ पे संवाद होते हैं और वार्ता होती है। फिर है सभा कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली है। सभा कक्षा में, जहाँ पर एक सभा चल रही हो, तो है शीर्षाकार संप्रेषण, ठीक है ना। शीर्षाकार संप्रेषण सभा कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली है, ये आपको याद रखना होगा। फिर है संप्रेषण या संचारण तभी प्रभावी होगा यदि वह प्राप्त करने कर्ता के पास भेजने वाले के इरादे के अनुसार पहुँचे। कि मतलब जिस इस इरादे से भेजा गया है अगर उसी रूप में वो पहुँचता है, तो 46 का आंसर डी है, तो तभी वह प्रभावशाली माना जाएगा। फिर है कि सभा कक्ष में संप्रेषण अक्सर असफल हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्या कारण है ऐसा होता है कि सभा के रूप में जब कोई संप्रेषण किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमेशा असफल होता है अक्सर। उसका रीज़न है सभा कक्षा के अंदर और बाहर बहुत अधिक शोर है, ठीक है ना, ठीक है। प्राप्तकर्ता लापरवाह होते हैं, नीरस होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभा कक्षा के अंदर जब असफल क्यों होता है? क्योंकि शोर के कारण, सभा कक्षा के अंदर और बाहर बहुत शोर के कारण ये अक्सर असफल होता है। फिर प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से क्या संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बनाता है? तो बहुसंवेदी अनुरोध का प्रयोग, ठीक है। तो उच्च प्राधिकार से नहीं, जो सुनने वालों को लाभदायक हो वो भी नहीं, लाभदायक होना, चुटकुले कहना ये भी नहीं, लेकिन बहुसंवेदी अनुरोध का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। फिर है सभी अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषणों के अभिलक्षण। जो औपचारिक, जो फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी संप्रेषण किया जा रहा है उसमें क्या होगा, इनके लक्षण क्या होते हैं? एक जैसे ही होते हैं, चाहे अनौपचारिक करो या औपचारिक संप्रेषण करो, तो उनके जो अभिलक्षण होते हैं लगभग एक से ही होते हैं। और जो क्वेश्चन है 50वां हमारा कि निम्नलिखित में किसके द्वारा कक्षा में कारगर संप्रेषण में बाधा नहीं आएगी? तो आपको याद रखना होगा एक ऐसा वक्तव्य जो श्रोता को अपने निष्कर्ष निकालने की प्रेरणा देता है। तो 50वें का जो आंसर होगा वो होगा डी,
तो इस प्रकार हमने इस क्लासेस में जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कवर की है। अगली क्लास में हम फिर अगले 50 क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।